आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाई टी। क्यू क्या है? चार्ज है, और टी जिस टाइम के लिए चार्ज फ्लो कर रहा है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, और अगर इससे डिफाइन करेंगे यूनिट को तो क्या होगा? कूलम पर सेकेंड। उसके बाद हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर क्या हो गया? 1 एम्पियर जो है 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा तो क्या बोलेंगे उसको? 1 एम्पियर। करंट का फ्लो क्यों होता है? ड्यू टू चार्ज कैरियर। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए चार्ज कैरियर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कंडक्टर और मेटल, मेटल के केस में चार्ज कैरियर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। और गैसेस के केस में भी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन। सेमीकंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर जो होता है वो होता है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर एडिशन रूल को नहीं फॉलो करके एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करता है। तो क्या वेक्टर एडिशन रूल है? एल्जेब्रिक लॉ क्या? देखो इधर से आया 10 एम्पियर, इधर से आया 10 एम्पियर, दोनों ऐड होके कितना हो गया? तो क्या वेक्टर एडिशन को रूल को फॉलो किया? वेक्टर एडिशन रूल कब होता? जब ये एंगल पे डिपेंड करता। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहां पर कोई किसी भी एंगल पे डिपेंड कर रहा है क्या? ये सिंपली ऐड कर दिए कि नहीं? 10 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर क्या हो गया? 20 एम्पियर। उसी तरह से इधर से आया 3 एम्पियर, इधर से आया 4 एम्पियर, ये क्या हो गया? 7 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? तो करंट डेंसिटी होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, और एरिया जो होगा वो क्या होगा? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। करंट डेंसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या होगा? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्शन इसका लेना है। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जे इक्वल टू क्या होता है? आई बाय ए। आई स्केलर क्वांटिटी है, एरिया कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई जे इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। तो जे इक्वल टू क्या हो गया? आई इंटू ए, सॉरी जे इक्वल टू आई बाय ए है, तो आई इक्वल टू क्या होगा? जे इंटू ए। जे कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। एरिया कैसा क्वांटिटी है? करंट कैसा क्वांटिटी है? तब दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर होगा तो उससे डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं कि क्रॉस से? तो जे डॉट ए होगा ए आई, और आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। तो जे ए कॉस थीटा हो गया, तो जे इक्वल टू क्या हो गया? आई बाय ए कॉस थीटा, और आई इक्वल टू जे कॉस थीटा मतलब आई इक्वल टू जे डॉट ए। नेक्स्ट है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में, जब कंडक्टर के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो रूम टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी को बोला जाता है थर्मल वेलोसिटी। और इलेक्ट्रॉन का जो थर्मल वेलोसिटी होता है वो रैंडम होता है। तो रैंडम थर्मल वेलोसिटी के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कुछ जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो रिजल्टेंट थर्मल वेलोसिटी या एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होता है वो होता है 0। अब अगर हम लोग कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये क्या हो गया? नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स इधर लगेगा तो यहाँ पे बहुत सारा आयन भी है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे आयन के साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा।
लेकिन रिजल्टेंट डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो किधर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एकदम डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो कुछ आयन से टकराएगा, मतलब रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस ओर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के कारण जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है कंडक्टर का वो क्या है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, और थर्मल वेलोसिटी जो होता है वो क्या है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो उसके बीच का जो टाइम है उस टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से आयन से जो टकराएगा उसके बीच का जो समय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ मतलब स्पीड इंक्रीज हुआ, तो स्पीड जब इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का आयन के बीच जो कोलिजन का टाइम है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो रिलैक्सेशन टाइम का डिफिनेशन क्या हो गया, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। समझ आया ये। नेक्स्ट है आपका मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोबिलिटी बोलते हैं। मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, क्योंकि E = V/D होता है। V हो गया वोल्ट और D क्या हो गया, डिस्टेंस टू मीटर, वोल्ट बाय मीटर। ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर वोल्ट बाय वोल्ट पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट पर सेकेंड, और मीटर पे पावर 2 सेकेंड -1 V-1। समझ आया ये। अगला टर्म है रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करेंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन जानेंगे हम लोग। ये जो है आपका करेंट, ये वाला टर्म डेंसिटी है ना, क्या ये डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है, ये कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर के पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्री होता है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसका लेंथ L है, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा कंडक्टर का, A × L होगा ना। और स्मॉल n जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जब वॉल्यूम 1 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है। इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, A × L, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, NaL। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, कैपिटल N = क्या हो गया, NaL। हम लोग को फाइंड करना है करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो Q/T, Q होता है ना N × E, तो Q = N × E/T। N का वैल्यू क्या फाइंड किए थे, NaLE/T। लेंथ बाय टाइम क्या होता है, या टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं ना, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये डिस्टेंस L इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हो गया T = क्या हो गया, L/Vd। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, ये Vd वाला टर्म ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, NeaVd। ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो I = क्या हो गया, NeaVd। समझ आया। अब यहाँ से हम लोग करंट डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। करंट डेंसिटी = क्या होता है, I/A। I का वैल्यू NeaVd, एरिया A से A कैंसिल होगा, क्या आ गया, NeVd। आ रहा समझ में सबको। उसके बाद है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। और हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन देखेंगे। कंडक्टर है, यहाँ पे क्या अप्लाई किए हैं, बैटरीज है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है,
पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। Q यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वेक्टर के टर्म में अगर लिखेंगे हम लोग F, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q के जगह माइनस ई इंटू ई। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन आ गया A इक्वल टू माइनस ई कैपिटल E बाय m। ये चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये क्या हो गया, मास। अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, रूम टेम्परेचर के कारण या हीट के कारण जो वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या बताए थे, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है रैंडम होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जिसके कारण रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे सारा इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, सबका डायरेक्शन इसी ओर होगा, सभी इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन लगेगा। A इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई बाय m। सारा इलेक्ट्रॉन का मास सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी सेम होगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या होगा, माइनस ई बाय m। यहाँ पर हम लोग एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करेंगे। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v1 प्लस v2 प्लस v3, एवरेज निकालने हैं, vn डिवाइडेड बाय n। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है ना, v इक्वल टू u प्लस at। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी था उसको v1 लिए, इनिशियल वेलोसिटी जो थर्मल वेलोसिटी है एक इलेक्ट्रॉन का वो u1 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन a1 और ये t1 टाइम τ1। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का v2 प्लस a इंटू τ2। उसी तरह से n इलेक्ट्रॉन्स के लिए लेंगे तो vn प्लस a इंटू τn। एवरेज वेलोसिटी जो था vd, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn बाय n, सबका वैल्यू पुट कर दिए, u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 un प्लस a τn डिवाइडेड बाय n। यहाँ से u1 प्लस u2 un बाय डिवाइडेड बाय n हो गया, a τ1 प्लस τ2 डॉट 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 τn बाय n हो गया। ये वाला था आपका क्या, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, तो Vd इक्वल टू क्या बचेगा, a प्लस τ1 प्लस τ2 डॉट 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 τn बाय n। इस पूरे टर्म को ले लेते हैं हम लोग टाउ, तो Vd इक्वल टू आया था a इंटू टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, एवरेज थर्मल वेलोसिटी τ1 प्लस τ2 τ3 τn इक्वल टू टाउ माने, तो Vd इक्वल टू ये 0 हो गया, a इंटू टाउ, और a का वैल्यू क्या था, a का जो वैल्यू था वो था माइनस ई टाउ बाय m। तो Vd इक्वल टू अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे, ये वेक्टर के टर्म में है, तो वेक्टर के टर्म में Vd इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय m, मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस का साइन को रिप्लेस कर दिए, Vd इक्वल टू क्या हो गया, ई टाउ बाय m। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, v बाय l। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यहाँ पर E का जो वैल्यू था वो उसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, v बाय l, तो ई वी टाउ बाय m इंटू एल, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे होंगे। क्या है ओम्स लॉ? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, v का, मतलब किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो v प्रोपोर्शनल I, कांस्टेंट का साइन हटाते हैं तो क्या देते हैं हम लोग, R। ये R क्या है, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो गया, v बाय I। v और I का जब हम लोग स्लोप ड्रॉ करेंगे तो v इक्वल टू आई आर होता है,
और स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर c का वैल्यू क्या है 0, मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा ऑरिजिन से, और i रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को, तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा r को। तो v और i का स्लोप जो होता है क्या रेसिस्टेंस, स्लोप को इंक्रीज करेंगे, v और i के स्लोप को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस जो करंट के फ्लो का क्या करेगा अपोज करेगा। तो जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करता है कोलाइड करता है, कॉलिजन के कारण उसका वेलोसिटी क्या होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो गया रेसिस्टेंस हो गया। मैथमेटिकली इसको क्या डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो रेसिस्टेंस दूसरा क्या हो गया रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a का, तो r प्रोपोर्शनल l बाय a, तो r इक्वल टू क्या हो गया रो l बाय a, रो कांस्टेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है, तो रेसिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज रेसिस्टिविटी, मतलब वैसा कंडक्टर जिसका वॉल्यूम क्या होगा 1 होगा, तब R किसके इक्वल हो जाएगा रो के इक्वल हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे रेसिस्टिविटी। मतलब लेंथ लेंगे 1, एरिया भी क्या लेंगे 1, तो जब L का वैल्यू 1 एरिया 1 तो R किसके इक्वल हो गया रो के इक्वल हो गया, और लेंथ इंटू एरिया होता है ना वॉल्यूम। तो रेसिस्टिविटी जो है वो रेसिस्टेंस के इक्वल कब हो गया, जब उसका वॉल्यूम क्या ले लिया हम लोग 1 ले लिए। ये बात समझ में आया। रेसिस्टिविटी जो है वो ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगा ना एरिया पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। मटेरियल चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा चेंज होगा। जैसे Cu के लिए रेसिस्टिविटी डिफरेंट होगा, Ag के लिए रेसिस्टिविटी डिफरेंट होगा, एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी क्या होगा डिफरेंट होगा। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड किया, डायमेंशन ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ वायर और सब्सटेंस। नेक्स्ट है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे कंडक्टेंस। G इक्वल टू 1/r, ऐसा यूनिट जो होगा कंडक्टेंस क्या है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, G इक्वल टू क्या हो गया 1/r। ऐसा यूनिट कंडक्टेंस का क्या होगा, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, तो 1/ओम या ओम इनवर्स और साइमन बोलते हैं और महो बोलते हैं MHO, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो हम लोग पढ़े थे अभी कुछ देर पहले रिलेशन I इक्वल टू NEA/VD पढ़े थे ना, और I इक्वल टू NEA, और डिप्ट वेलोसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या पढ़े थे EE/τ/m। तो जो डिप्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे EE/τ/m यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा NE इंटू E² E/τA/m, ठीक है। तो I इक्वल टू हो गया NE² E/τA/m। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, E इक्वल टू V/d, तो E इक्वल टू V/L है, तो यहाँ पर जो E था उसको रिप्लेस कर देंगे V/L से, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये टर्म इधर आ गया तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू क्या हो गया IML/AN E² इंटू टाउ। अब देखो ML NE² टाउ इंटू A, ये सारा टर्म कांस्टेंट है कि नहीं, मास भी कांस्टेंट होगा, लेंथ जो कंडक्टर के लिए है वो भी कांस्टेंट है, जो कंडक्टर लिए उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या हो गया कांस्टेंट होगा, रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, ये सारा टर्म हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया I, V प्रोपोर्शनल I क्या है ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी हो गया ये, और यहां से ये पूरा टर्म कांस्टेंट है जो क्या हो गया R, तो R का फॉर्मूला क्या हो गया ML/NE² A इंटू टाउ, ठीक है। और R इक्वल टू क्या होता है रो L/A,
तो आर का वैल्यू पुट कर दिए रो एल बाय ए, और आर का वैल्यू क्या आया था एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो एल से एल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया एम बाय एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। मतलब रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के मास पर। एन क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या था चार्ज, और टाउ क्या था रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपका रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को अगर डबल किए, डबल करने का मतलब हुआ कि इसके लेंथ को सिर्फ इंक्रीज किए, एरिया में कोई चेंजेस नहीं किए, है ना, स्ट्रेच नहीं किए, उसके साथ एक और लेंथ वाले कपर वायर को लगा दिए, मान लो कपर वायर है, डबल कर दिए, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का होता है कि नहीं। तो अगर लेंथ को डबल करेंगे बिना कोई स्ट्रेच किए हुए तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वायर को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने से क्या होगा, जैसे मान लो ये वायर है, इसको खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो इसका लेंथ बढ़ेगा और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया डिक्रीज हो जाएगा। एरिया क्या होगा डिक्रीज होगा। अगर वायर को स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ इंक्रीज होगा और एरिया क्या होगा डिक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एल इंटू ए। ठीक है, तो लेंथ चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जब स्ट्रेच करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आर इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। मान लो हम लोग लेंथ को वैरी रख रहे हैं, तो करना क्या है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो और लेंथ से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा रो एल स्क्वायर बाय एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। तो आर इक्वल टू हो गया रो एल स्क्वायर बाय वी, रो भी कांस्टेंट वी भी कांस्टेंट। तो अगर वायर को स्ट्रेच करके डबल कर रहे हैं जिसमें एरिया भी चेंज हो रहा है, तो अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा ना, 2l का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 4l स्क्वायर। ठीक है, ये कब होगा, जब वायर को स्ट्रेच करके डबल कर रहे हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हो गया क्या, आर इक्वल टू एन स्क्वायर बाय आर। एन क्या हो गया, जितना टाइम्स उसके लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है। अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4r हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो एरिया को चेंज कर रहे हैं तो फॉर्मूला में एरिया आना चाहिए, तो क्या करना है, ऊपर भी एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा रो एल हो गया वी बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू वी तो कांस्टेंट हो गया। अब अगर एरिया को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस कितना टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। कितना टाइम डिक्रीज होगा, 1/4 टाइम्स। मतलब आर जो न्यू होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर बाय एन स्क्वायर। ये जब किसको चेंज कर रहे हैं, एरिया को, ये जब लेंथ को चेंज कर रहे हैं, समझ में आ गया, स्ट्रेच करके, है ना। उसके बाद है आपका स्लोप ऑफ, बताए थे कि वी आई ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रेसिस्टेंस देता है। तो स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, वी आई ग्राफ और आई वी ग्राफ, ये वी था और ये आई था, ये क्या बता रहा था रेसिस्टेंस। अब अगर स्लोप कर दें आई और वी का, तो ये जो tan थीटा होगा, स्लोप tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाय वी, और आई बाय वी क्या हो जाएगा 1/r। 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस। तो आई और वी का स्लोप कंडक्टेंस बताएगा और वी और आई का स्लोप रेसिस्टेंस बताएगा। वी और आई के स्लोप को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, और आई और वी के स्लोप को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, आई और वी के स्लोप को इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसमें कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, और कंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपका ग्राफ से बताना है कि रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो ये वेरिएबल ग्राफ इस तरह से दिखा रहा है ना, यहां पर एंगल जानना तो टेंजेंट ड्रॉ किए। ये जो tan थीटा का वैल्यू है वो 90 से ज्यादा है या कम है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है। तो जब एंगल 90 से कम होगा, है ना, जब एंगल 90 से कम होगा तो रेसिस्टेंस पॉजिटिव, और जब एंगल 90 से ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस नेगेटिव। ये बात समझ में आ रहा है। तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस रीजन में कहां पे रेसिस्टेंस नेगेटिव है, इधर वाले रीजन में, इधर वाले रीजन में, किस रीजन में, यहां पर देखो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहीं पे ना नेगेटिव आ रहा है वैल्यू, है ना। तो कौन सा रीजन में रेसिस्टेंस नेगेटिव होगा, डी रीजन में। जहां पे भी रेसिस्टेंस निकालना होगा वहां पे क्या करेंगे हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ गया। तो इस रीजन में अगर टेंजेंट ड्रॉ किए तो वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा।
समझ आया ग्राफ? ग्राफ से पूछेगा कि बताओ किस रीजन में रेसिस्टेंस पॉजिटिव है, तो यहां पर अगर इधर निकालना तो इधर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट में थीटा का वैल्यू 90 से क्या आएगा, कम आएगा। 90 से कम होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और 90 से ज्यादा तो नेगेटिव। नेक्स्ट क्या है, करंट डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन। आई इक्वल टू हम लोग पढ़े थे क्या, NEAVD पढ़े है ना। तो आई इक्वल टू NEA और VD इक्वल टू EE टाउ बाय M है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, NE स्क्वायर AE टाउ बाय M, और E इक्वल टू क्या था, V बाय L। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर A टाउ V बाय ML। अभी तो पढ़े थे हम लोग, ये वाला टर्म कांस्टेंट था कि नहीं। तो I इंटू आर इक्वल टू V, तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया, I का। ये हो गया ओम्स लॉ का डेरिवेशन, ये भी एग्जाम में आता है ना। अभी जो करंट डेंसिटी के साथ रेसिस्टिविटी के साथ रिलेशन पढ़े तो उसमें भी पढ़े थे नहीं वाला। नेक्स्ट टर्म कि टेम्परेचर के कारण रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टर के केस में। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन था ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। टी टेम्परेचर था और के क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, कॉलिजन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। देखो तो अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा। तो कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एलॉय, एलॉय क्या होता है, तो वो मेटल और मेटल का बना होगा, मेटल और नॉन मेटल का बना होगा, ठीक है। तो एलॉय देखो कॉन्स्टेंटेंट है, मैग्नीन है, नाइक्रोम है। एलॉय का जो होता है ना रेसिस्टिविटी, अल्फा का जो वैल्यू होता है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, इसलिए उसके रेसिस्टेंस पे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज वेरी लो। दिस इज द रीजन दैट हम लोग जो है पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज में जो वायर होता है वो हम लोग यूज करते हैं, एलॉय का कॉन्स्टेंटेंट का यूज करते हैं या मैग्नीन का यूज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर उसके रेसिस्टिविटी में बहुत कम चेंजेस होता है, नेग्लिजिबल चेंजेस होता है। ये हो गया आर और टेम्परेचर का ग्राफ और रो और टेम्परेचर का ग्राफ। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है, कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर है, और अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो वो किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर के जैसा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो रेसिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ इस तरह से होगा, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। जबकि कंडक्टर के केस में क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होता था। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स का जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कॉलिजन डिक्रीज होगा, कॉलिजन डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग ये थर्मल कॉफिशिएंट पढ़े थे ना, थर्मल कॉफिशिएंट इक्वल टू क्या होता है, डेल आर बाय आर नॉट इंटू डेल टी। हम लोग पढ़े थे ना कि किसी टेम्परेचर टी पे जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल रेसिस्टेंस का, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, चेंज इन टेम्परेचर का। तो आर टी इक्वल टू लिखते तो वहां पे लिखते थे हम लोग अल्फा आर नॉट डेल टी। इसी अल्फा को क्या कहते थे हम लोग, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर इसको ले लेते हैं आर टी माइनस आर जीरो आर नॉट अल्फा इंटू डेल टी, तो आर टी माइनस आर नॉट जो हो गया वही हो गया आपका डेल आर, क्या हो जाएगा वो डेल आर। तो डेल आर जो है क्या हो गया, आर नॉट डेल टी इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, हाँ थर्मल कॉफिशिएंट है। तो आर नॉट अल्फा डेल टी इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस आर नॉट। आर हो गया किसी टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस, आर नॉट हो गया इनिशियल रेसिस्टेंस, मतलब इनिशियल टेम्परेचर जो था उसके लिए वैल्यू हो गया। इस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल टी इक्वल टू आर
और R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टी। आर नॉट हो गया इनिशियल रेसिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यही अल्फा का वैल्यू सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, बहुत नेगेटिव होता है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। समझ में आ गया। एलॉय के केस में अल्फा का वैल्यू वेरी स्मॉल होता है। जो रेसिस्टेंस का रिलेशन है सेम आता है रेसिस्टिविटी के लिए भी। ये आर नहीं यहाँ पे रो है ना, आर नहीं क्या यहाँ पे रो है, तो अल्फा इक्वल टू डेल रो रो नॉट डेल इंटू टी। तो आर और आर नॉट की जगह क्या है लेना है, रो, और ये क्या है रो नॉट। सेम रिलेशन आएगा इसमें भी, रो इक्वल टू रो नॉट रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टी, और रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टी। अल्फा इक्वल टू क्या है, डेल आर बाय आर डेल टी। कंडक्टर के लिए अल्फा क्या बताए थे, पॉजिटिव। एलओई के लिए भी पॉजिटिव था, लेकिन वैल्यू क्या होता है, वेरी लो। सेमीकंडक्टर के लिए क्या बताए थे, नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी क्या होगा, नेगेटिव। समझ आया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, देखो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर, सर्किट में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए लोअर से किधर जाना पड़ेगा, हायर। तो उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड किया था उस एनर्जी को क्या बुलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एनर्जी है, क्या है ये, एनर्जी है जो सर्किट में करंट को मेंटेन रखता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय चार्ज टू कंप्लीट इट साइकिल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स नहीं है, क्या है ये, एनर्जी है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ द ओपन सर्किट के केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। ओपन सर्किट मतलब समझ में आ रहा है ना, सर्किट जब ओपन होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का जो डायरेक्शन होता है ये क्या होता है, आउटसाइड द सर्किट पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनसाइड क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। फिर E इक्वल टू V प्लस आई आर और V इक्वल टू E माइनस आई आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज ईएमएफ से कम होता है, लेकिन अगर बैटरी चार्जिंग वाला होगा उस केस में V का वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा होगा, वहां पे हो जाएगा V इक्वल टू E प्लस आई आर। ऐसे V इक्वल टू क्या है, E माइनस आई आर। और E V के इक्वल का होगा जब सर्किट क्या होगा, ओपन होगा। ओपन सर्किट से करंट पास होता है क्या, तो जब करंट पास नहीं होगा तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो V किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। सेम चीज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव तब होगा जब क्या होगा, बैटरी चार्जिंग होगा, सॉरी डिस्चार्जिंग होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लार्ज होगा V से, स्मॉल कब होगा, जब बैटरी चार्जिंग होगा। वही चीज लिखा हुआ E इक्वल टू V प्लस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर हो गया। जब सर्किट से करंट विड्रॉ हो रहा, डिस्चार्ज हो रहा, तो E ग्रेटर है V से, V ग्रेटर E से कब होगा, जब वो चार्जिंग वाला केस होगा। समझ आ रहा है जी। नेक्स्ट है आपका इंटरनल रेसिस्टेंस। पता है इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में जो रेसिस्टेंस डेवलप होगा आयंस के फ्लो के कारण, उस रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल रेसिस्टेंस। जब बैटरी लगाते हैं तो बैटरी क्या है, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फ्लो होता है ना, तो आयंस के फ्लो के कारण जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसको क्या बोला जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो आयन इंक्रीज होगा, कॉलिजन बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। थर्ड, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड इंक्रीजेज, इंटरनल रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इमर्ज सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का जितना ज्यादा सरफेस एरिया इमर्ज होगा उसका इंटरनल रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है, अगर सर्किट आपका क्या है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट के लिए सॉरी शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट के लिए रेसिस्टेंस क्या होता है, जीरो। रेसिस्टेंस जीरो होगा तो आई मैक्स इक्वल टू, आई का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। तो ये जब जीरो हो गया तो आई इक्वल टू क्या हो गया, ई बाय आर। मैक्सिमम करंट हो जाएगा ई बाय आर।
ओपन सर्किट के केस में शॉर्ट सर्किट के केस में आर क्या होता है, 0 होता है शॉर्ट सर्किट के केस में। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन, टोटल करंट इक्वल टू क्या होता है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस होता है कि नहीं। तो इसका ईएमएफ कितना है, ई, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, ई बाय आर प्लस आर। ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, आई इक्वल टू वी बाय आर। तो आई का जो वैल्यू था वहां पुट कर देंगे वी बाय आर, वी बाय आर इक्वल टू क्या हो गया, ई बाय आर प्लस आर। तो ये वाला टर्म इधर आएगा तो वी आर प्लस आर इक्वल टू ई आर। इसको सॉल्व करेंगे, वी आर प्लस वी आर इक्वल टू ई आर, वी आर इक्वल टू ये वाला टर्म को इधर ले आओ तो ई आर माइनस वी आर, कैपिटल आर कॉमन आ गया, ई माइनस वी, स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी बाय वी इंटू कैपिटल आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में रिलेशन आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो आर इक्वल टू क्या जाएगा, ई बाय वी माइनस 1 इंटू आर। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका, बहुत सारा सेल है, सबका सब किस में लगा हुआ है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये सारा सेल का नेचर क्या है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। कैसे पता चलेगा कि चार्जिंग या डिस्चार्जिंग है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जाएगा तो डिस्चार्जिंग, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इन करेगा तो चार्जिंग। तो ये वाला सेल देखो, इससे करंट बाहर जा रहा है कि नहीं, इससे भी बाहर जा रहा है, इससे भी बाहर जा रहा है, कैसा है ये, डिस्चार्जिंग। सबका नेचर सेम है, सबका नेचर सेम को तो सबके ईएमएफ को ऐड कर देंगे। अगर नेचर अपोजिट होता तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। कनेक्शन सीरीज है तो आई इक्वल टू क्या है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल मान लो एन सेल है, एक सेल का ईएमएफ ई है, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, एन इंटू ई, इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर। तो आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाय एन आर प्लस आर। यहां तक समझ में आया। अब अगर मान लो एन आर का वैल्यू वेरी लार्ज है कैपिटल आर से, एन आर का वैल्यू वेरी लार्ज है किससे, कैपिटल आर से, तो ये वाला टर्म क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या बचेगा, एन ई बाय एन आर। एन से एन कैंसिल हो गया तो आई इक्वल टू ई बाय आर। तो कोई यूज हुआ इसका, सिंगल सेल से जितना करंट जा रहा था एन सेल लगाने के बाद भी उतना ही करंट है, कोई यूज नहीं है इसका। अगर ये होता कि आर वेरी वेरी ग्रेटर होता है एनआर से, आर वेरी वेरी ग्रेटर होता है एनआर से, तो आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई बाय आर। मतलब सिंगल सेल से जितना करंट जा रहा था उससे करंट एन टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया। उसके बाद है आपका, ये कैसा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सारा सेल का वैल्यू ईएमएफ क्या है, सेम है, और सबका सब कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो अगर सेल पैरेलल में कनेक्टेड होगा और सबका ईएमएफ का वैल्यू सेम होगा, तो अगर एक सेल का ईएमएफ ई है और ऐसा एम सेल सीरीज में है, पैरेलल में है, तो सबका ईएमएफ एम ई ही होगा। समझ में आ गया, सॉरी ई ही होगा, एम ई नहीं होगा। पैरेलल में सबका ईएमएफ सेम है, तो चाहे एक सेल हो, 10 सेल हो या एम सेल हो, टोटल ईएमएफ ई होगा। एक सेल का रेसिस्टेंस आर है, ऐसा एम सेल्स पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, आर बाय एम इसका रेसिस्टेंस हो गया, और ये सब का सब इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, आर प्लस आर बाय एम, ये टोटल रेसिस्टेंस है। आई इक्वल टू होता ना ई बाय आर इक्विवेलेंट, तो आर प्लस आर बाय एम। अब ये वाला टर्म एम से कॉमन एलसीएम लेंगे, ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, एम ई बाय आर प्लस एम आर। अब इफ आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एम आर, तो एम आर तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या बचेगा, एम ई बाय आर। तो करंट कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, एम टाइम्स। मिनिमम करंट तब फ्लो करेगा जब एम आर वेरी लार्ज होगा, किससे, स्मॉल आर से। तो एम आर जब वेरी लार्ज होगा स्मॉल आर से, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ई बाय एम आर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या आ गया, ई बाय आर। अब देखो दो डिफरेंट सेल है, एक का ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसके पहले जो पढ़ रहे थे वो सारा सेल्स पैरेलल में तो था, लेकिन सबका ईएमएफ क्या था, सेम था। अब इससे करंट पास हो रहा है, मान लो B से A गया का जो करंट, B से A का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, C से D का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको हम लोग फाइंड करेंगे।
तो बी से ए गए, यहाँ दो रूल से करंट के डायरेक्शन में अगर चलें तो साइन नेगेटिव ले सकते हैं, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चले तो साइन पॉजिटिव, या करंट के डायरेक्शन में चलें तो साइन नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, ठीक है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चले तो साइन नेगेटिव। दोनों में किसी रूल को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, नेगेटिव वाला पहले आ रहा है तो साइन नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव वाला पहले आएगा तो साइन पॉजिटिव होगा। या ऐसा कर सकते हैं कि लोअर से हायर जाएंगे तो साइन पॉजिटिव, और हायर से लोअर जाएंगे तो साइन नेगेटिव। समझ में आ गया? दोनों रूल समझ में आया क्या? बोले करंट के डायरेक्शन में जाने पे साइन नेगेटिव, करंट के अपोजिट पॉजिटिव। दूसरा, लोअर से हायर गए तो पॉजिटिव, हायर से लोअर गए तो नेगेटिव। एक रूल ये हुआ। दूसरा ये कि अगर करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं और बैटरी में चल रहे हैं तो लोअर वाला, जो माइनस वाला पहले आया उसको माइनस ले लेंगे, अगर पहले प्लस वाला पहले आया तो प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V, इसका ईएमएफ हो गया E1 माइनस IR1, और V इक्वल टू क्या होगा? इससे करंट जा रहा है I1, तो I1 इंटू R1 इक्वल टू हो गया E1 माइनस V, ठीक है। अब I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 माइनस V बाय R1। सिमिलरली I2 फाइंड करेंगे तो क्या होगा? E2 माइनस V बाय R2। टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। I1 का वैल्यू E1 माइनस V बाय R1, I2 का वैल्यू E2 माइनस V बाय R2। तो I इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 बाय R1 इंटू R2। इसको सॉल्व करना है। I इक्वल टू क्या आ गया? E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2 माइनस V R1 प्लस V R2 इंटू R1 प्लस R2। अगर हम लोग यहां पर देखें तो I इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? E माइनस I इंटू सॉरी V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू E माइनस I इंटू R, यही होता है ना। तो यहां से V को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगला स्टेप में देखो, यहां से क्या किया हम लोग? V को इस साइड लिया है तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया? E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो V इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? E माइनस IR होता है कि नहीं? तो E के जगह पर ये वाला E इक्विवेलेंट आ गया। ये इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया? V इक्वल टू होता ना E माइनस IR, तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से? E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो गया? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। अब किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को कौन सा लॉ बोला जाता है? जंक्शन रूल। सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग? लूप रूल, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन क्या होता है? जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन क्या होता है? जीरो। फर्स्ट लॉ फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनकमिंग करंट के लिए साइन पॉजिटिव लेना है, आउटगोइंग करंट के लिए साइन नेगेटिव लेना है। तो ये वाला I1 इनकमिंग, I2 इनकमिंग, I3 इनकमिंग, I4 और I5 क्या है? आउटगोइंग। इसके लिए प्लस है, उसके लिए क्या है? नेगेटिव। इक्वल टू क्या है? जीरो। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल हो गया? तो टोटल इनकमिंग करंट किसके इक्वल हुआ? टोटल आउटगोइंग करंट इक्वल हो गया। ये था तुम्हारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है कि किसी भी क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा? जीरो। किसी भी क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा? जीरो। अब तुम पे डिपेंड करता है कि जैसे मान लो ये लूप A, B, C और D है, तो हम लोग लूप लेनी है ABCD, ठीक है। अगर लूप ABCD लेनी है तो करंट के डायरेक्शन में साइन क्या लेंगे? अगर मान लो साइन माइनस ले रहे हैं तो I1 माइनस I1 माइनस I इंटू R2, उसके बाद किधर जा रहे हैं? लोअर से हायर, प्लस E। सबका सम क्या होना चाहिए? जीरो। या प्लस V है तो सबका सम जीरो होना चाहिए। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1 प्लस IR2। तो V इक्वल टू हो जाएगा, I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या लिए? करंट के डायरेक्शन में साइन नेगेटिव, लोअर से हायर पॉजिटिव। करंट के डायरेक्शन में साइन पॉजिटिव भी ले सकते हैं, और लोअर से चलेंगे तो वहाँ माइनस ले लेंगे, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। दोनों में से किसी रूल को फॉलो कर सकते हैं। अगला है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि 3 सेल का रेसिस्टेंस पता होता है, 4th सेल का रेसिस्टेंस को फाइंड करना होता है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे मान लो ये सर्किट है, इसमें करंट रेसिस्टेंस R1 R2 R3 R4 इस तरह से है। तो अगर ब्रिज बैलेंस होगा
तो इस वाले साइड से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो लूप ए बी डी ए, लूप ए बी डी ए, इस लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में साइन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस P है, तो I1P, इसका रेजिस्टेंस G है तो I2G, अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस लेंगे I2R, सबका सम क्या है? 0। तो I1, यहाँ पर सर्किट बैलेंस तब होगा जब ये वाला करंट क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब I1P, इसको इधर ले जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? I2R, तो I1/I2 क्या आ गया? R/P। अब सेकेंड लूप ये वाला लेंगे BCDB, करंट के डायरेक्शन में साइन पॉजिटिव ले लिए तो क्या लिखेंगे हम लोग? I1 माइनस IG इंटू Q, ये क्या था? करंट के अपोजिट जा रहा है तो क्या लेंगे? माइनस I2 इंटू IG इक्वल टू क्या था ये वैल्यू? S, और ये वाला वैल्यू क्या है? माइनस IG इंटू G, लिखा हुआ अगला स्टेप में। देखो I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I2 इंटू IG इंटू S माइनस IG इंटू G इक्वल टू 0। ब्रिज बैलेंस कब होगा? जब IG का वैल्यू क्या होगा? 0। तो उसको 0 किए तो I1Q I2S 0 हो गया, I1/I2 किसके इक्वल आ गया? S/Q के इक्वल आ गया। दोनों को डिवाइड किए तो क्या आ गया? P/Q इक्वल टू R/S। ठीक है, ये डायरेक्शन तो बता चुके हैं। देखो ये वाला लूप ले लो, करंट के डायरेक्शन में साइन ले लो ना पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन में साइन क्या ले लेना है? पॉजिटिव। तो अगर इधर जा रहे हैं, इससे करंट I1 आ रहा है, इससे करंट I2 आ रहा है, तो जंक्शन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे टोटल करंट कितना हो जाएगा? इधर से I1 इधर से I2, तो I1 प्लस I2 होगा ना। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? इस लूप में चलेंगे तो E B C F E, करंट के डायरेक्शन में साइन पॉजिटिव बोले तो I1 प्लस I2 इंटू R, इधर आ गए बैटरी में माइनस वाला पहले आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस E1, जो उधर जाके क्या हो गया? प्लस E1, करंट के डायरेक्शन में जाने तो प्लस I1 इंटू R1। ठीक है, उसी तरह से इस वाले लूप में देखो, इस वाले लूप में क्या होगा? कौन सा लूप लिए हम लोग? A E F D A, है ना। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट उसके अपोजिट जा रहा है ना, तो करंट अपोजिट जा रहा है तो इसके लिए साइन क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस I1 इंटू R1, प्लस वाला पहले आ रहा है तो प्लस वाला को पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर इधर आए माइनस वाला पहले आ रहा है तो इसमें माइनस वाला पहले लिखाएगा, करंट के डायरेक्शन में साइन पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? दिक्कत है क्या इसमें? पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाय टाइम, और P इक्वल टू V इंटू Q बाई टी। W इक्वल टू पढ़े थे, V इक्वल टू W बाई Q पढ़े कि नहीं? V इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग? W बाई Q, तो W इक्वल टू V इंटू Q होगा ना, तो V इंटू Q बाई टी। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई टी क्या होता है? I, तो P इक्वल टू V इंटू आई, V इक्वल टू आई आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, I का वैल्यू V बाई आर पुट करेंगे तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये।